हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था बिजनेस एनवायरनमेंट बीकॉम फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर नेशनल इनकम। अभी यूनिट 1 का ही मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत ही इजी चैप्टर है और क्वेश्चंस इससे आते ही है जनरली, और देखा जाए तो बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, सोर्स ऑफ सेविंग बताओ, सेविंग का मतलब बताओ। तो जनरली 8 मार्क्स तो यूं ही आप गेन कर सकते हैं अगर आप थोड़े थोड़े से पॉइंट अगर आप रिवीजन करके जाएं। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा चैप्टर। नाम चैप्टर का है हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। और हाँ, अगर आपने बिजनेस एनवायरनमेंट की और भी वीडियोस या बीकॉम या एमकॉम से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मैंने आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए फॉर अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। तो देखते हैं, नाम दिया है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये चैप्टर का नाम है। पहले हम लोग सेविंग कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्वेस्टमेंट देखेंगे। सेविंग का मतलब क्या होता है? सबको पता है कि जो पार्ट ऑफ द इनकम बच जाती है, जो हमारी इनकम है उससे जो भी हम कंज्यूम करते हैं, उसके बाद जो पार्ट ऑफ इनकम दैट लेफ्ट बिहाइंड वो हम लोग एज सेविंग कंसीडर करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? मीन्स दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंड ऑन प्रेजेंट और इमीडिएट कंजप्शन। आप इमीडिएट कंजप्शन के लिए उसको यूज नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुछ इनकम आती है उसमें से आप पूरा कंज्यूम करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द मनी बचता है वो सेविंग बच जाता है। इसका मतलब आप उस पार्ट को फॉर फ्यूचर रेफरेंस या अभी इमीडिएट कंजप्शन के लिए नहीं यूज कर रहे, फॉर फ्यूचर कंजप्शन के लिए उसको यूज करने वाले हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन बनती है। आप इसको और भी एक्सपेंड कर सकते हैं एग्जांपल देके। फॉर एग्जाम्पल, राम अर्न्स 10,000 मंथ्स, ही स्पेंड्स द मनी इन 8,000 ऑन हिज कंजप्शन एंड रेस्ट 2,000 उसके बच जाता है। ये एक एग्जांपल, आप आंसर को बड़ा बनाने के लिए आप ये एग्जांपल यूज कर सकते हैं। फिर अगर इसकी देखें इक्वेशन क्या बनेगी? एस मतलब होता है सेविंग और Y मीन्स होता है इनकम और C मीन्स होता है कंजप्शन। कंजप्शन मतलब जो हम लोग खाने पीने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे कि मान लो मेरी इनकम थी 10,000, उसमें मैंने कंज्यूम कर लिया 8,000, ठीक है। 10,000 इनकम थी, कंज्यूम कर लिया 8,000। अब जो बच रहा है वो बच रहा है 2,000। अब वही मेरी क्या होगी? सेविंग। मतलब इनकम में से जितनी भी आपकी इनकम थी उसमें से जो भी कंजप्शन का अमाउंट है वो आप माइनस कर देंगे तो बचता है सेविंग। इसलिए सेविंग का इक्वेशन बनता है S is equals to Y minus C. There is a leak in the cycle of saving. अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग जितना कमा रहे हैं, जितना अर्न कर रहे हैं, उसमें कभी कभी हम सेविंग नहीं कर पाते, या सेविंग के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा मनी जो है वो हमारे साइड में जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पूरा तो सेव नहीं करेंगे, कुछ फ्यूचर में इनकम जनरेट करने के लिए इन्वेस्ट भी करते हैं ना। जी हाँ, तो कुछ लीकेज होता है सेविंग और इनकम के बीच में। वो पैसा कहाँ जाता है? वो जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये दिया है, देयर इज अ लीक इन द साइकिल ऑफ सेविंग एंड इनकम एंड दैट एन अमाउंट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। वो अमाउंट क्या रहता है? इन्वेस्टमेंट के लिए रहता है। हैज टू इंट्रोड्यूस इन द फ्लो अदरवाइज इट विल नॉट कंटिन्यू। तो वो इन्वेस्टमेंट भी आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं क्योंकि दोनों चैप्टर है। सेविंग बता दिया, रेस्ट सेव तो होता है लेकिन इन्वेस्ट भी होता है। तो ये इन्वेस्टमेंट का थोड़ा इंट्रोडक्शन था। अब उसके बाद की रेट ऑफ सेविंग क्या है? रेट ऑफ सेविंग मतलब कि अगर मेरी इनकम 10,000 है तो 10,000 में मैं कितना सेव कर रही हूँ, कितना सेव करना कंपलसरी है। व्हाट इज द रेट ऑफ सेविंग? तो रेट ऑफ सेविंग अगर हम लोग नेशनल इनकम या इंडिया के पर्सपेक्टिव या इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसकी डेफिनेशन या उसका जो फॉर्मूला रहता है वो अलग हो जाता है। फर्स्ट, रेट ऑफ सेविंग का डेफिनेशन मतलब होता है रेट ऑफ सेविंग इन इंडिया मीन्स द ग्रॉस टोटल ऑफ सेविंग इन अ ईयर डिवाइडेड बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द करंट प्राइस। इसका मतलब कि जो हमारे टोटल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना हम लोग को मिला है, हमने कितना अर्न किया है, उसको हम लोग डिवाइड ऊपर से डिवाइड करते हैं कि कितना हम सेव कर रहे हैं। मतलब सेविंग बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बाय से डिवाइड कर देंगे इनटू 100। ये हमारा हो जाएगा रेट ऑफ सेविंग कि कितना हमको सेव करना चाहिए रेट। उसका फॉर्मूला ऐसा बनेगा, ग्रॉस टोटल सेविंग इन ईयर, कितनी साल में हम लोग सेविंग किए, बाय जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट करंट प्राइस, जो भी करंट प्राइस उस टाइम का प्रीवेल होगा उससे ये डिवाइड हो जाएगा। ये बनेगा फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ सेविंग। फॉर्मूला ये आपका, ये अगर देख ले तो एक पार्ट आप उसने मीनिंग और थोड़ी सी डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की दे सकते हैं, बता सकते हैं, आंसर लंबा हो जाएगा। फिर रेट ऑफ सेविंग और उसका फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक आ सकता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ सेविंग। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? हम लोगों को क्यों सेव करना चाहिए? तो
तो पहला दिया है डोमेस्टिक सेविंग एसेंशियल फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डोमेस्टिक सेविंग में आते हैं जो भी हाउस होल्ड जो सेव करते हैं, जनरली देखा जाए तो 82% ऑफ द सेविंग डोमेस्टिक सेविंग से ही आती है, ग्रॉस 82%। हाउस होल्ड बिजनेस, ये जो इंडिया विद इन इंडिया में जो सेविंग होती है ये हमारे किसके लिए होती है, रैपिड इकोनॉमी, क्योंकि सेव करने से मनी इंटरेस्ट जनरेट होता है, कहीं ना कहीं मनी भी क्रिएट होता है, दैट इज व्हाई सेविंग इज एन इम्पॉर्टेंट इन एन इकोनॉमी, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इनकम। अब आप सेव कर रहे हो कंटिन्यूसली, ज्यादा सेव होने के बाद द बैंक्स आर गोइंग टू प्रोवाइड यू इंटरेस्ट भी जनरेट होगा, और नेक्स्ट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर सेविंग इन सम अदर पर्पस, आप अलग पर्पस के लिए भी उसको इन्वेस्ट करोगे जो कि आगे की इनकम जनरेट कर सकते हैं। दो टॉपिक हो गए। फिर आता है प्रोवाइड सेल्फ रिलायंस एंड रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कैपिटल। जितनी अगर मेरे पास सेविंग रहती है तो आई विल बी नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन एल्स इन अराउंड मी, क्योंकि मैं सेल्फ रिलायंस हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आई हैव दिस अमाउंट। उसके बाद अगर इंडिया में सेविंग ज़्यादा है तो अगर इंडिया को कहीं इन्वेस्ट करना होगा या कुछ प्रोजेक्ट के लिए पैसा देना होगा तो वो फॉरेन कैपिटल के लिए उस पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, इंडिया खुद का ही पैसा यूज कर लेगा। दैट इज वाई कि ये हमारी डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कैपिटल कम कर देती है। और क्या सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस होता है वेरी हेल्पफुल इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं ना पिलर ऑफ द इकोनॉमी। सेव करोगे तो पैसा जनरेट होगा, इन्वेस्ट करोगे तो भी पैसा जनरेट होगा। अगर ये पैसा जनरेट होता जाएगा तो साइकिल बनी रहेगी पैसा जनरेट होने की। इसीलिए अगर जितना ज़्यादा सेव करेंगे मनी में पैसा, मार्केट में पैसा सर्कुलेट होगा, और इसके कारण बोल सकते हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ की भी हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट हमारा बचता है सोर्सेस ऑफ सेविंग। सेविंग कहाँ से हो सकती है। फर्स्ट आता है हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग। हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग में नॉन प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे हाउस होल्ड है और छोटे जो भी बिजनेस है प्राइवेट बिजनेस वो सब आते हैं सेविंग के लिए। ये हाउस होल्ड सेविंग इन लोग सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए या आपस के लिए। तो ये हो गया हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग। फिर आता है गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर सेविंग। गवर्नमेंट सेक्टर सेविंग्स यानी कि रेलवेज, पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जितने भी गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं ये लोग भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल सेविंग। फिर आता है कॉर्पोरेट सेक्टर सेविंग। कॉर्पोरेट सेक्टर सेविंग यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, कॉर्पोरेट एमएनसीज, ये सारे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है कॉर्पोरेट सेक्टर है ये लोग भी सेव करेंगे। ऑल द सेविंग कंट्रीब्यूट टू द कैलकुलेशन, मतलब ऑल द सेविंग्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी, सारे की सेविंग कंट्रीब्यूट। तो ये सोर्सेज ऑफ सेविंग हो गया, ये सिग्निफिकेंस ऑफ सेविंग, अब रेट ऑफ सेविंग का फॉर्मूला और उसकी डेफिनेशन और मीनिंग। इससे आपका एक आंसर तो पूरा कंप्लीट हो सकता है, आप आराम से लिख के आ सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में सेविंग का ही थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको चैनल पसंद आया और या एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।